नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद स्टोरीज में। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे केंद्रीय परिषद के बारे में। आज की हमारी कहानी का नाम है सत्ता का असली केंद्र, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनसुनी कहानी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का यह विशाल जहाज आखिर चलाता कौन है? राष्ट्रपति, संसद या कोई और? आज मैं आपको ले चलूँगा भारत सरकार के उस इंजन रूम में जिसे हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहते हैं। यह कहानी है उन शक्तिशाली लोगों की जिनकी मेज पर लिए गए फैसले 140 करोड़ लोगों की तकदीर तय करते हैं। हमारे देश में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई, जहां प्रधानमंत्री इस जहाज के कप्तान हैं और मंत्रिपरिषद उनका क्रू। संविधान के पन्ने पलटे तो दो जादुई अनुच्छेद मिलते हैं, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति अकेले नहीं है, उन्हें सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। 42वें और 44वें संशोधन के बाद राष्ट्रपति के लिए इन मंत्रियों की सलाह मानना लगभग अनिवार्य है। अगर राष्ट्रपति कोई सलाह पसंद न आए तो वो बस एक पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, पर दोबारा वही सलाह आई तो उन्हें उस पर मुहर लगानी होगी। और सबसे मज़ेदार बात, इन मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या कान में कहा, इसकी जांच दुनिया की कोई अदालत नहीं कर सकती। यह पूरी तरह टॉप सीक्रेट है। अब सवाल उठता है कि ये मंत्री बनते कैसे हैं? नियम सरल है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और फिर प्रधानमंत्री की लिस्ट के हिसाब से बाकी मंत्रियों को चुना जाएगा। पर क्या प्रधानमंत्री जितने चाहे उतने मंत्री बना सकते हैं? जवाब है नहीं। 2003 में 91वें संशोधन ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। अब मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सीटों के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी आप रेवड़ियाँ नहीं बांट सकते। और हाँ, अगर कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो उसके पास 6 महीने का वक्त होता है टिकट पाने के लिए, वरना उसे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जब ये मंत्री पद संभालते हैं तो 2 शपथ लेते हैं। पहली संविधान के प्रति निष्ठा की और दूसरी गोपनीयता की, यानी सरकार के भीतर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। यहाँ एक दिलचस्प किस्सा है 1990 का, जब देवीलाल जी ने उप प्रधानमंत्री की शपथ ली। मामला कोर्ट पहुंचा कि संविधान में तो उप प्रधानमंत्री जैसा शब्द ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाम में क्या रखा है। अगर शपथ का सार सही है तो पद मान्य है। मंत्रिपरिषद का सबसे बड़ा मंत्र है सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका मतलब है हम साथ डूबेंगे और साथ ही तैरेंगे। अगर लोकसभा में एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अंदर कमरे में मंत्रियों के बीच कितनी भी बहस हो, लेकिन बाहर आकर सबको एक ही सुर में बोलना पड़ता है। अगर आप सरकार के फैसले से सहमत नहीं हैं तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, इस्तीफा। जैसा कि इतिहास में डॉक्टर अंबेडकर और सीडी देशमुख जैसे दिग्गजों ने किया था। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सभी मंत्री बराबर होते हैं? नहीं, मंत्रिपरिषद का एक बड़ा परिवार है जिसके 3 हिस्से हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री ये ए लिस्टर्स हैं। गृह, रक्षा, वित्त जैसे बड़े मंत्रालय इनके पास होते हैं। असली फैसले यही लेते हैं। दूसरा है राज्य मंत्री। ये कैबिनेट मंत्रियों के मददगार होते हैं, या कभी कभी इन्हें छोटे विभागों का स्वतंत्र प्रभार मिलता है। और तीसरा है उप मंत्री। ये ट्रेनिंग पर आए जूनियर मंत्रियों की तरह है जो प्रशासनिक कार्यों में मदद करते हैं। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्रियों की कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। राष्ट्रपति के आदेश पर मंत्री के दस्तखत की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों, एक और रहस्यमय चीज़ होती है, किचन कैबिनेट। ये संविधान में नहीं लिखी, पर हर प्रधानमंत्री के पास होती है। इसमें 2-4 सबसे भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। इसे घेरे के अंदर घेरा कहा जाता है। इंदिरा गांधी के समय यह बहुत शक्तिशाली थी।
यहाँ फैसले चाय की चुस्की के साथ लिए जाते हैं और बाद में पूरी कैबिनेट बस उस पर मोहर लगाती है। तो ये थी कहानी भारत की असली ताकत की। रेमजे मेयर ने ठीक ही कहा था कि कैबिनेट उस जहाज का स्टीयरिंग व्हील है जो पूरे देश को दिशा देता है। अगली बार जब आप टीवी पर मंत्रियों को देखें तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक पद नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प सफ़र के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।